गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो है देखिए एयरफोर्स के लिए या फिर नेवी के लिए जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर से होंगे ग्रेविटेशन के से। ग्रेविटेशन के चैप्टर से क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ ही उसके साथ का जो कंसेप्ट है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को भी साथ के साथ क्लियर करते चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फिजिकल क्वांटिटी ऑन कंजर्वेशन ऑफ विच कैपलर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्ट्स, एनर्जी, मास, लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। यानी कि वह भौतिक राशि बताइए जिसके संरक्षण के सिद्धांत पर कैपलर का द्वितीय नियम काम करता है। तो सबसे पहले बात की कैपलर का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। तो कैपलर का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो बोलता है द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सन टू प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि जो मान लिया ये हमारे पास देखिए किसी भी प्लेनेट का पाथ है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने मान लिया सन जो है वो फिक्स है। जब ये प्लेनेट मान लिया ये इस इतना एरिया जब कवर करा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे जब प्लेनेट पहुंचा तो उसने t1 टाइम लिया। उसी तरीके से इस पॉइंट से और यहाँ पे जब प्लेनेट आया तो उसने t2 टाइम लिया। कैपलर का सेकंड लॉ ये बोलता है कि अगर ये दोनों टाइम टेकन जो है ये इक्वल है, यानी इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो टाइम लिया वही टाइम ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में लिया, तो इसके बीच का जो एरिया है ये एरिया भी इक्वल होगा। यानी कि अगर टाइम टेकन इक्वल है तो एरिया भी इक्वल होगा। ये बात बोलता है कैपलर का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? द एरियल वेलोसिटी ऑफ ए प्लैनेट revolving around the sun in elliptical orbit remains constant which implies the angular momentum of planet remains constant। यानी कि एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी और इसका मतलब ये है कि एंगुलर मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब हुआ कि जो सेकंड लॉ हमारे पास है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे काम करता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आइएगा। द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी डिपेंड्स अपॉन। जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ टू पार्टिकल, टोटल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स या एक्सेलरेशन ऑफ टू पार्टिकल्स, या डी ऑप्शन हमारे पास है नन ऑफ दिस, इनमें से किसी पे भी नहीं। तो इसको समझने के लिए एक बात समझिएगा। हमने मान लिया एक पार्टिकल हमारे पास है m1 मास का, दूसरा पार्टिकल है m2 मास का। ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का। अब ये फोर्स जो है ये कितने के इक्वल होता है? फोर्स ये होता है इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जी है इसको हमने कहा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि यूनिवर्सल इसका मतलब है पूरे यूनिवर्स के अंदर इसकी वैल्यू सेम रहेगी। कितनी रहेगी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। जी की जो वैल्यू है ये यूनिवर्सल है, इसका मतलब है ये किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, इसकी वैल्यू फिक्स है। जी के बारे में एक दो बात और नोट कर लीजिएगा। जी जो हमारे पास है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके डायमेंशंस हैं मीटर इनवर्स एल क्यूब और टी की पावर -2। ये हमारे पास है इसके डायमेंशंस। उसके साथ साथ आप इसकी यूनिट भी ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये सभी इंपॉर्टेंट बात थी जी के बारे में। तो जी के बारे में हमने अभी बताई ये यूनिवर्सल चीज़ है, यूनिवर्सल है तो किसी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी The value of gravity on earth is maximum on इक्वेटर, पोल्स, सेंटर या नन ऑफ दीज। यानी कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी? इक्वेटर पे, पोल्स पे, अर्थ के सेंटर पे या फिर इनमें से कहीं भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप एक चीज़ देखिए। ओरिजिनली अगर हमने डिफरेंट पॉइंट पे अर्थ के ग्रेविटेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा डिनोट करता है लैटिट्यूड को, ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है
आर अपने पास होता है रेडियस ऑफ अर्थ। अब अगर बात करें, मान लिया ये हमारी अर्थ है और ये इक्वेटर है, ये इसका पोल है, तो पोल पे लैटिट्यूड की वैल्यू 90 डिग्री, इक्वेटर पे लैटिट्यूड की वैल्यू 0। तो अगर पोल के लिए हमने कैलकुलेट करना है जी, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू हमने 90 डिग्री रखनी पड़ेगी। तो जी ऑन पोल आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर 90। कोस 90 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब 0 की मल्टीप्लाई किसी के भी साथ करेंगे तो पीछे की जो पूरी टर्म थी वो 0। तो जो पोल्स पे ग्रेविटी आ गई वो आ गई जी माइनस 0 इज इक्वल टू जी, यानी जी के इक्वल आ गई। और ये वैल्यू है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है ग्रेविटी की। दूसरी बात अगर करें पोल्स पे, सॉरी इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे हमने लैम्डा की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जी ऑन इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्केयर कोस स्केयर 0। कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होगी 1, तो ये वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास इक्वेटर पे जो आई ग्रेविटी की वैल्यू वो आ गई जी माइनस आर ओमेगा स्केयर। ये हमारे पास देखिए जी में से कुछ चीज़ हमने माइनस करी तो ये जी से छोटी कोई वैल्यू है, इसको हम बोल देते हैं मिनिमम वैल्यू। तो ध्यान से समझिएगा एक बार बात, ये जो पॉइंट है यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जी के इक्वल है, यहाँ पे जी माइनस आर ओमेगा स्केयर के इक्वल है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और इसके बीच में जब आप इस तरफ चलेंगे तो वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी। आगे बात समझ में, इस तरफ चलेंगे तो वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और ये मिनिमम वैल्यू है जी माइनस आर ओमेगा स्केयर जो कि अर्थ के इक्वेटर पे होती है, और ये जी जो है ये पोल्स पे होती है। तो ये आप समझ के चलिएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑन पोल्स, वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मैक्सिमम ऑन पोल्स। जी से रिलेटेड यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे पास, ये सभी भी आपने पढ़ के चलने हैं। इफ अर्थ स्टॉप रोटेटिंग अलोंग एक्सिस देन वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज एवरीवेयर एक्सेप्ट पोल्स। अगर जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन बंद कर दे तो क्या होगा, जी की वैल्यू पूरी अर्थ पे इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पोल पे जो है वो वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर विल इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 0.35%। यानी कि अगर अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेशन बंद कर देता है तो इक्वेटर पे 0.35% से जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। नेक्स्ट पॉइंट आइए, इफ अर्थ स्टार्ट रोटेटिंग 17 टाइम फास्टर अलोंग एक्सिस देन वैल्यू ऑफ जी विल बी 0 ऑन इक्वेटर। यदि अर्थ जो है अब जिस स्पीड से रोटेशन कर रहा है उससे 17 टाइम्स ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू 0 होगी हमारे पास। ठीक है, लेकिन पोल के ऊपर देखिए अर्थ का जो रोटेशन है उसका कोई फर्क नहीं होगा, जी की वैल्यू अब जैसी है वैसी के वैसी तब रहेगी। इसका रीजन जो है वो रोटेशन वाले चैप्टर में बताएंगे। वहीं से इसका कंसेप्ट देखिए, होता क्या है जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है तो उसके पोल पे जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसके पोल के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी बाद में रहेगी। आप अर्थ को बंद कर दीजिए रोटेट करना, बहुत ज़्यादा तेज रोटेशन करिए, पोल के ऊपर जो वेलोसिटी है वो पहले भी 0 थी अभी भी 0 है। इसी वजह से पोल के ऊपर जी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, बाकी हर एक जगह फर्क आएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, टाइम पीरियड ऑफ वन डे विल डिक्रीज फ्रॉम 24 आवर्स टू 1.4 आवर विच इज इक्वल टू 84 मिनट्स। अगर अर्थ जो है 17 टाइम्स तेज़ी से रोटेट करने लगे तो 24 घंटे की बजाय हमारे पास एक दिन में 1.4 आवर ही होंगे, यानी कि 1.4 घंटे के अंदर पूरा आपका सूरज राइज भी हो लेगा, सनसेट भी हो लेगा, सब कुछ हो लेगा। जो 24 घंटे में होता है वो फिर 1.4 आवर के अंदर होने लगेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी, प्रोपोर्शनल टू जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी या नन ऑफ दीज। जो डेंसिटी है अर्थ की वो जो है किस पे, जी पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। हमने मान लिया अर्थ का मास अपने पास m है और वॉल्यूम जो है क्योंकि स्फेरिकल शेप है तो 4/3
पाई आर क्यूब, ये अर्थ की वॉल्यूम हो गई। ये मास की वैल्यू पुट कर दी, ये वॉल्यूम की पुट कर दी। 3 नीचे था, ऊपर आके मल्टीप्लाई में, तो डेंसिटी हमारे पास आ गई 3m/4πr³। अब इस डेंसिटी को हमने जी की टर्म्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है, तो उसके लिए क्या करा हमने, जी की वैल्यू होती है, जी की वैल्यू जो होती है ये होती है कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके की जो वैल्यू है वो यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, 3/4 को अलग से लिख लिया, ठीक है। m अपॉन आर क्यूब बचा था ना, आर क्यूब को लिख लिया आर स्क्वायर इंटू में आर, और जी से ही मल्टीप्लाई कर दिया, जी से ही डिवाइड कर दिया। तो इतना जो पोर्शन है, देखिएगा, एक मिनट रुकिए, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसको हम स्मॉल जी के इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गया 3g/4 कैपिटल जी इंटू आर, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ अर्थ आ गई। अब अगर इसको प्रोपोर्शनल चेक करें तो ये डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के। तो ये जो बी ऑप्शन है अपना, ये आपने टिक करके चलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ए पार्टिकल एंटर्स द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ फ्रॉम यूनिवर्स, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ पार्टिकल सिस्टम विल। देखिए एक बात समझिए, जब पार्टिकल इनफाइनाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर करता है तो जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होगी। इसका अपोजिट भी ट्रू है, अगर अर्थ से कोई पार्टिकल दूर जा रहा है तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 10 सेंटीमीटर। द ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर Fg एंड Fe। ये थोड़ा सा देखिए आया नहीं है फोटोग्राफ के अंदर, Fg एंड Fe। फाइंड रेशियो ऑफ Fg अपॉन Fe। इसका रेशियो फाइंड आउट करना था, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ। तो ये आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये जो रेशियो होता है ये 10⁻⁻43 की रेंज का होता है, हमेशा 10⁻⁻43 की रेंज का होता है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। अब यहाँ से बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और ग्रेविटेशनल फोर्सेज के बारे में। तो एक पहला पॉइंट हमने लिखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्सेज। अगर कोई कहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होते हैं या ग्रेविटेशनल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। दूसरी चीज़ आप लिख लीजिए, लिखी नहीं है यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज है वो शॉर्ट रेंज की फोर्सेज हैं, छोटे रेंज के अंदर काम करती हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक लॉन्ग रेंज का फोर्स है, लंबी लंबी दूरी तक भी ये काम करता है। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम। यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल रखा है, इसके बीच में आपने कुछ ऑब्जेक्ट रख दिया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस पार्टिकल को रखने के बाद अफेक्ट होगा, चेंज होगा, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट पे आइए। ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर ओनली अट्रैक्टिव बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन एक पार्टिकल यहाँ पे m मास का है, m1 मास का, ये m2 मास का, ये दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे कभी भी। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है। सेवंथ क्वेश्चन पे आइए। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल सेल विल बी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू स्फेरिकल सेल के अंदर कैसी होगी? 0, इनफाइनाइट, सेम एज सरफेस, या नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हम स्फेरिकल सेल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो कर लेते हैं। स्फेरिकल सेल में अगर बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की, तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है ना, वही पोटेंशियल
स्फेयर के शेल के अंदर होगा, ये बात याद रखिएगा। और वो कितना होता है, -gm में r के इक्वल। r यहाँ पे है रेडियस स्फेरिकल शेल की। जितना पोटेंशियल सरफेस पे है उतना ही पोटेंशियल आपका इनसाइड होगा स्फीयर के। लेकिन अगर बात करें आउटसाइड द स्फीयर तो वो होता है -gm/r, और r यहाँ पे होता है वो पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से जिस पॉइंट पे आपने जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है। एक हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए भी नोट करिएगा, ये है आउटसाइड के लिए -gm/r², स्मॉल और यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेंटर से आउटसाइड में जो पॉइंट है उस पॉइंट का डिस्टेंस। सेकेंड है सरफेस पे कितना होगा, -gm/r², यहाँ पे जो कैपिटल आर है ये है रेडियस ऑफ द स्फीयर। और थर्ड है इनसाइड, तो इनसाइड में आ गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल के अंदर 0 होती है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या था, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर। तो बात ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की है, स्फीयर के इनसाइड तो सेम होगा जो सरफेस पे था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल शेल। अब ये बात करें इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी जो है स्फेरिकल शेल के अंदर वो कितनी हो गई, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मास ऑफ अर्थ इज me एंड रेडियस इज re, देन रेशियो ऑफ g एंड g विल बी, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का रेशियो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, कैसे करना था अभी बताया था एक क्वेश्चन में कि g = gm/r²। इस g को लेकर के आए इस तरफ डिवाइड में, तो टर्म हमारे पास आ गई g/g = m/r², g/g = m/r², यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। तो देखिएगा ये हमारे पास चैप्टर था, एक बार सभी क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच कंजर्वेशन ऑफ केपलर सेकंड लॉ ऑफ मोशन एक्ट्स, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन है कि जी की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, तो जी की वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। थर्ड है ये, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ इज मैक्सिमम ऑन, ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम होगी पोल्स पे और मिनिमम होगी इक्वेटर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, द एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, क्योंकि जो डेंसिटी वो इक्वल होती है 3 × g/4πgr के। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कोई पार्टिकल बाहर से इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एंटर करेगा अर्थ के, तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ लिया तो 10⁻⁻43। नेक्स्ट देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल शेल विल बी, स्फेरिकल शेल के अंदर फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड स्फेरिकल शेल ये 0 होगी। और इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन था वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये हमारे पास सेम होती है जो सरफेस पे है। लास्ट क्वेश्चन है ये, तो जी का और इस कैपिटल जी का रेशियो था, तो हो गया m/r²। तो आज के वीडियो में 9 क्वेश्चंस करे हैं, 9 क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके साथ जो कंसेप्ट कराए हैं वो। तो आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए ऐसे ही अपनी तैयारी पे लगे रहिए। थैंक यू।